हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद आईपीओ के टॉपिक पर हम वापस आ जाते हैं, क्योंकि इतने दिन क्या है कि मैं बाहर चल रहा था, तो आईपीओ पर जो वीडियोस है वो लगातार नहीं आ पा रहे थे। अब लगातार वीडियोस आते रहेंगे। तो दोस्तों, क्या है कि इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो अभी दोनों आईपीओ सबको अलॉट हुए हैं, के फिनटेक का आईपीओ और एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स का जो आईपीओ है उसके अलॉटमेंट का प्रोसेस पूरा हो चुका है। अब जिन जिन लोगों को भी आईपीओ अलॉट हुआ है, तो उन लोगों का यह सवाल है कि लिस्टिंग डे पर हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इन दोनों आईपीओ को लेकर। मतलब इनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या लिस्टिंग गेन्स लेकर एग्जिट हो जाना चाहिए। तो लिस्टिंग गेन्स तो मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि दोनों का ग्रे मार्केट का प्रीमियम नेगेटिव बता रहा है। तो क्या लॉस तो नहीं हो जाएगा? तो सारी चीजें क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। और दोस्तों, इसके अलावा 30 दिसंबर को साहा पॉलीमर्स का आईपीओ ओपन होने वाला है, तो उसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है वो भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और इसके रिव्यू का वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा, और शाम तक या कल सुबह तक आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं, तो वहां पर आप ज्वाइन कर लीजिए। और उसके अलावा फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना हो तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जो साहा पॉलीमर्स का आईपीओ है उसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है। तो उसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम 5 रुपए पर शेयर बता रहा है। 230 शेयर का ये लॉट है, तो 1150 रुपए जैसा हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। परसेंटेज वाइज अगर देखें तो 6 से 7% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, जो कि बहुत ज्यादा कम चल रहा है। मतलब अभी देखा जाए तो मार्केट काफी ज्यादा डाउन है, सारे आईपीओ की डिमांड बहुत ज्यादा कम हो रखी है, तो उसका भी ग्रे मार्केट का प्रीमियम काफी कम है, मतलब 20% से कम है। तो अभी अप्लाई करने के लिए थोड़ा रिस्की नजर आ रहा है। और बाकी इसके रिव्यू का वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा, उसके अंदर सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। फिर दोस्तों, बात करें दो आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी पर, तो सबसे पहले के फिनटेक के आईपीओ की अगर बात करें तो 29 दिसंबर को इस आईपीओ की लिस्टिंग है। मतलब कल की तारीख में ये आईपीओ शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। और पर्सनली अगर मेरी बात करें तो मैंने एचएनआई कैटेगरी के अंदर अप्लाई किया था और रिटेल कैटेगरी के अंदर अप्लाई किया था। 3 लॉट जो है रिटेल कैटेगरी के अंदर मिल गए हैं, 1 लॉट एचएनआई कैटेगरी के अंदर मिल गया है, क्योंकि ये सबको मिलना तय ही था। तो क्या है कि मैंने एचएनआई कैटेगरी के अंदर इसलिए अप्लाई किया, मुझे कुछ इसके अंदर फ्यूचर अच्छा नजर आ रहा था, इस कारण। अब दोस्तों, आप मेन मुद्दे पर आते हैं कि लिस्टिंग डे पर हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अभी अगर दोनों आईपीओ का ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखें तो दोनों आईपीओ का ग्रे मार्केट का प्रीमियम नेगेटिव बता रहा है, मतलब लॉस के साथ खुलता हुआ बता रहा है दोनों आईपीओ। तो अब लिस्टिंग मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मार्केट भी अभी काफी ज्यादा डाउन चल रहा है। और दोनों आईपीओ का ग्रे मार्केट का प्रीमियम डाउन कैसे हुआ? मार्केट एकदम से गिर गया, सेलिंग प्रेशर है, तो क्या है कि सारे शेयर्स के अंदर गिरावट हो रही है, तो आईपीओ की डिमांड ऑटोमेटिकली घट गई है। तो ये कारण है इनके गिरने का, बाकी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स का जो आईपीओ है वो काफी मजबूत कंपनी नजर आ रही है, फेयर वैल्यूएशंस पर है, तो ऐसी दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही लॉन्ग टर्म के लिए। और जो एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ है उसकी लिस्टिंग है 30 दिसंबर, मतलब परसों की तारीख में एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स की आईपीओ की लिस्टिंग है। और ये 247 रुपए में हमें अलॉट हुआ था, मतलब इसका इश्यू प्राइस 247 रुपए है। और के फिनटेक का इश्यू प्राइस है 366 रुपए। तो अब लिस्टिंग मिले या ना मिले इसकी गारंटी नहीं है। अब दोस्तों, लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख लेते हैं कि इन दोनों आईपीओ में लॉन्ग टर्म के हिसाब से आगे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि जो के फिनटेक का आईपीओ है इसमें जिन लोगों ने भी अप्लाई किया, क्योंकि इसके लिए नेगेटिव माहौल पहले ही बना हुआ था, जिन लोगों ने अप्लाई किया तो सोच समझ के किया होगा और लॉन्ग टर्म के लिए किया होगा। और काफी लोगों ने क्या है कि इसको इग्नोर कर दिया था, क्योंकि इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम पहले से ही काफी डाउन चल रहा था। के फिनटेक को लेकर कोई ज्यादा सवाल जवाब भी नहीं है। तो जिन लोगों ने अप्लाई किया था सोच समझ के अप्लाई किया है, लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया होगा। और अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी बढ़िया ये कंपनी है। जो म्यूचुअल फंड के अंदर आरटीएस होते हैं, मतलब जो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स होते हैं, उसका ये कंपनी काम करती है। और इंडिया के अंदर टॉप 2 ही है जो आरटीएस है, मतलब एक तो कैम्स है और दूसरा है के फिनटेक। कैम्स के पास एयूएम के मामले में 70% का मार्केट शेयर है, मतलब जो बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनीज है, एएमसी कंपनीज है, वो कैम्स के पास है। एचडीएफसी है, एसबीआई है, आईसीआईसीआई, वो कैम्स के अंडर में है। बाकी 30% जो एयूएम है वो के फिनटेक के पास है। और इसके अलावा एएमसी की नंबर्स ऑफ एएमसी कहते हैं, जिसमें एक्सिस है, निप्पॉन है, ऐसी 24 जैसी एएमसी कंपनियां जो है के फिनटेक के अंडर में आती है। उसका जो सारा काम है वो के फिनटेक देखती है। तो देखिए दोस्तों, 2 ही प्लेयर है, कंपटीशन बहुत ज्यादा कम है इस सेक्टर के अंदर। और देखिए दोस्तों, शेयर मार्केट का फ्यूचर आने वाले टाइम में अच्छा है इंडिया के अंदर। म्यूचुअल फंड का जो फ्यूचर है वो आने वाले टाइम में अच्छा है। जितना ज्यादा म्यूचुअल फंड का मार्केट बढ़ेगा उतना ज्यादा के फिनटेक जैसी कंपनियों को फायदा मिलेगा। तो फ्यूचर तो बहुत अच्छा है, जैसा शेयर मार्केट का फ्यूचर है, जैसा म्यूचुअल फंड का फ्यूचर है, वैसा वैसा के फिनटेक और कैम्स जैसी कंपनियों का फ्यूचर है। तो फ्यूचर और सेक्टर को लेकर कोई भी डाउट नजर नहीं आ रहा है। फिर दोस्तों, पी वाइज, प्राइस बैंड वाइज अगर देखें तो क्या है कि के फिनटेक का जो शेयर है वो थोड़ा सा सस्ता हो सकता था। 366 रुपए में जो दिया है, 280 या 300 रुपए के आसपास भी हो सकता था।
पर खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, महंगा दे दिया, मतलब ज्यादा महंगा भी नहीं कह सकते, कैम्स के बराबर वैल्यूएशंस पर दिया है। और कैम्स से थोड़ी सी छोटी कंपनी है रेवेन्यू के मामले में, तो कैम्स के बराबर वैल्यूएशंस दी है, थोड़ी सस्ती हो सकती थी, पर अब ऐसी मुझे ज्यादा दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है। और दूसरी बात, म्यूचुअल फंड के अलावा आईपीओ का ये रजिस्ट्रार भी है, जो भी नई कंपनियां लिस्टेड होती है उनका ये रजिस्ट्रार का भी काम करता है। मतलब आईपीओ के शेयर अलॉट होने हैं, आईपीओ के रिफंड करना है वापस, या आईपीओ जब अलॉट होता है तो शेयर ट्रांसफर करने हैं, तो ये सारा काम जो है के फिनटेक करती है। हालांकि इसके अंदर भी और भी कंपनीज है, लिंक इन टाइम जैसी, और तो के फिनटेक भी इसके अंदर टॉप कंपनीज के अंदर ही आती है। और आईपीओ के मामले में कैम्स इसके कंपटीटर नहीं है, तो मतलब इसके पास दो एडवांटेज है, एक तो म्यूचुअल फंड का आरटीए है, उसके अलावा आईपीओ का रजिस्ट्रार भी है, तो ये इसके लिए थोड़ा एडवांटेज हो जाता है। इसके अलावा और भी काफी सारे टेक्निकल फाइनेंशियल काम ये करती है। मुझे इस कंपनी का सेक्टर और फ्यूचर काफी बढ़िया नजर आ रहा है। बाकी क्या है, लो इन्वेस्टमेंट वाला काम है, मतलब एसेट लाइट मॉडल है, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है इसके अंदर, मतलब इन्वेस्टमेंट कम करना होता है, जैसे बड़ी बड़ी मशीनरी है ऐसा कुछ है नहीं, कोई फैक्ट्री लगानी है ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ऑफिस के अंदर सारा काम हो जाता है, तो मतलब इन्वेस्टमेंट बहुत कम है और प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। और बाकी इसके फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही, ये लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा शेयर नजर आ रहा है। फिर अगर इसके नेगेटिव्स देखें तो नेगेटिव्स के अंदर क्या है कि जो पुराने प्रमोटर्स है, जो इसका पुराना प्रमोटर है कार्वी, उसके ऊपर फ्रॉड के केसेस हैं और उसकी अभी भी हिस्सेदारी है 14% की इस कंपनी के अंदर, तो इस कारण क्या है कि लोग डरे हुए हैं और इस कारण लोगों ने इसको इग्नोर कर दिया है। पर अब मुझे लगता है जो नए प्रमोटर्स आए हैं जनरल अटलांटिक, तो वो अब अच्छा काम कर सकते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ऐसा ही करें, अच्छा काम करें, कुछ नेगेटिव हो सकता है, वो अलग चीज है। मतलब पर्सनली ऐसा मुझे लग रहा है कि ऐसा अच्छा हो सकता है अब इस कंपनी के अंदर आगे, जो भी नेगेटिव होना था वो हो गया है। और 14% की हिस्सेदारी है, उसके अलावा कंपनी ने ये भी आश्वासन दिया है कि अब जो पुराने प्रमोटर्स हैं या कुछ भी होता है तो कंपनी पर कोई अब इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अब कंपनी जो है स्मूथली चलेगी, मतलब ऐसा प्रमोटर्स ने आश्वासन दिया है। पर ऐसा हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो ये इसके अंदर थोड़ा रिस्क है। और दूसरा रिस्क पी वाइज थोड़ा सस्ता हो सकता था, पर अब कोई बात नहीं है, तो ओवरऑल कोई कमी नजर नहीं आ रही। लॉन्ग टर्म के लिए एक मल्टीबैगर बढ़िया शेयर नजर आ रहा है, और पर्सनली अगर देखा जाए तो मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करूंगा। अगर 2 गुना हो जाता है, मतलब मुझे उम्मीद है जब भी साल 1.5 साल में 2 गुना हो जाता है, तब क्या है कि मैं आधे शेयर सेल कर दूंगा, इस तरह की स्ट्रेटेजी लेके मैं चलूंगा। और अभी 1-1.5 महीने में अगर 2 गुना हो जाता है तो भी मैं आधे शेयर सेल कर दूंगा, इस तरह की स्ट्रेटेजी मेरी रहेगी। मेरा सब लॉन्ग टर्म के लिए विचार है, और पर्सनली मुझे देखकर आप कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि मैंने अलग तरह से अप्लाई किया है, आपका स्ट्रेटेजी और आपका एनालिसिस अलग हो सकता है, तो कोई भी डिसीजन ले तो अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के लें। और दोस्तों आप लोग ये वीडियो देखने के बाद क्या स्ट्रेटेजी अपनाने वाले हैं, मतलब उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाले हैं या लिस्टिंग गेंस या जो भी हमें प्रॉफिट वगैरह देखने को मिल रहा है या फ्लैट लिस्टिंग होती है वो लेकर एग्जिट हो जाएंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों मुझे लगता है आप अगर ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो अगर कम लॉस के अंदर एग्जिट होना चाहते हैं तो एग्जिट हो सकते हैं। फिर दोस्तों एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स का जो आईपीओ है उसकी लिस्टिंग डेट है वो है 30 दिसंबर, 247 रुपए के अंदर ये अलॉट हुआ है, और ये काफी बढ़िया कंपनी नजर आ रही है। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर कंपनी है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर और ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर ये कंपनी है। खुद के ब्रांड नेम से भी अपने काफी सारे प्रोडक्ट्स ये सेल करती है, मिक्सी, मिक्सर ग्राइंडर्स वगैरह है, और भी काफी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं खुद के नाम से भी सेल करती है और दूसरी कंपनीज को भी बना के देती है काफी सारे प्रोडक्ट्स। और मैंने रिव्यू वाले वीडियो के अंदर सारी चीजें आपको क्लियर की थी, जिसके अंदर इसके बड़े बड़े कस्टमर्स है, काफी ज्यादा इसके पास कस्टमर है, मतलब 300 के आसपास इसके पास, इसके हाथ में आज की तारीख में कस्टमर्स है, जिसके अंदर बड़े बड़े कस्टमर्स के अंदर बात करें तो उषा है और IFB ब्रांड है, LG है, ऐसे कई सारी कंपनीज इसकी कस्टमर है आज की तारीख में। देखिए इसके अंदर ये मेन चीज बनाती है LED लाइट्स है, फैन जो होते हैं अलग अलग टाइप, जितने भी टाइप के फैन है, टेबल फैन है, सीलिंग फैन है, सारे ये मैन्युफैक्चर करके देती है। फिर स्विचेस वगैरह ये मैन्युफैक्चर करती है। फिर उसके अलावा जो ये पूरे एंड प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे मिक्सर ग्राइंडर है, हेयर ड्रायर है, हेयर ट्रिमर है, ऐसे काफी सारे प्रोडक्ट्स ये मैन्युफैक्चर करके देती है। उसके अलावा जो मेटल की शीटें लगती है, जिसके अंदर जैसे आप कहते हैं कि ओवन होते हैं उसके अंदर मेटल शीटें लगती है, AC वगैरह के अंदर AC के कंप्रेशन के अंदर मेटल शीटें लगती हैं, तो वो भी ये मैन्युफैक्चर करके देती है बड़ी बड़ी कंपनीज को। काम बढ़िया है और डिमांड अच्छी है, और उसके अलावा बहुत पुरानी भी कंपनी है, तो क्या है कि प्रमोटर्स भी काफी जानकार है, जिसके कारण क्या है कि कंपनी को मजबूती मिल जाती है। और बाकी इसके फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स अच्छे हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, और अगर प्राइस बैंड वाइज देखें, मैंने कंपेयर भी किया है, तो एकदम फेयर वैल्यूएशन पर ये कंपनी आई है, मतलब बहुत ही अच्छी फेयर वैल्यूएशन पर कंपनी है। हालांकि डिमांड अभी कम है क्योंकि अभी मार्केट डाउन चल रहा है, जैसे ही मार्केट संभलेगा तो क्या है कि एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ की डिमांड अच्छी रहेगी, ये शेयर जो है चढ़ेगा बाद में।
ये पर्सनली ऐसा मेरा सोचना है, आपका और किसी और का सोचना अलग हो सकता है। तो इसके अंदर भी मेरी स्ट्रेटेजी यही रहेगी, मैं भी इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा। और इसके अंदर मैंने रिटेल कैटेगरी के अंदर ही अप्लाई किया है, क्योंकि मेरा विचार तो था कि एचएनआई कैटेगरी के अंदर अप्लाई करूं, पर एचएनआई कैटेगरी जो है थोड़ी ज़्यादा सब्सक्राइब हो गई थी, तो इसके अंदर मुझे लगा एचएनआई कैटेगरी के अंदर मिलेगा या नहीं मिलेगा, और रिटेल कैटेगरी के अंदर आसानी से मिल जाएगा, तो मैंने रिटेल कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर दिया था। और इसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की सोच रहा हूँ, और ये भी अगर दुगुना हो जाता है तब मैं आधे शेयर सेल करूंगा। इस तरह की स्ट्रेटेजी मेरी रहेगी। और जो लोग ज़्यादा होल्ड नहीं करना चाहते हैं वो एग्जिट हो सकते हैं, क्योंकि जिनकी स्ट्रेटेजी नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए वो एग्जिट हो सकते हैं, वैसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मुझे लगता है मार्केट संभलने के बाद ये वापस रिकवर कर लेगा। और जीएमपी तो अभी नेगेटिव चल रही है, तो लिस्टिंग गेंस मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये वीडियो देखने के बाद आप लोग क्या स्ट्रेटेजी अपनाने वाले हैं एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ पर? इसको होल्ड करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए या लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट हो जाएंगे? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, कोई भी डिसीजन लें तो अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के लें। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।